एंशियंट हिस्ट्री के 16 महाजनपद यानी प्राचीन भारत इतिहास के 16 महाजनपद और मगध के उत्कर्ष को समझते हैं कि ये चैप्टर में क्या है। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आता है प्राचीन भारत से, तो इसको आज हम देखते हैं 16 महाजनपद और मगध के उत्कर्ष को आज हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जनपद का विकास हुआ, ठीक, और राज्य की कल्पना भौगोलिक आधार पर होने लगी। जिस तरीके जनपद बने, पहले जन हुआ, जन से जनपद हुआ, जनपद से फिर महाजनपद बना। ठीक है, तो भौगोलिक आधार पर इसकी कल्पना होने लगी। फिर क्या हुआ, छठी शताब्दी जब ईसा पूर्व है 600 BC में छोटे छोटे जो जनपद थे उनको मिलाकर के महाजनपदों का निर्माण हुआ। ठीक है, महात्मा बुद्ध थे वो 600 BC में लगभग हुए थे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इनसे पहले क्या हुआ, इन जनपदों का उदय हो चुका था, इनका मतलब विकास हो चुका था महाजनपदों का। इनमें कौन सा शासन था, राजतंत्रात्मक, मोनार्की जिसको कहा जाता है, यानी राजाओं का शासन था, और गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिक, दोनों प्रकार का शासन था। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध के आने से पहले इस दुनिया में यानी इस देश में, हमारे भारत में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार का शासन था, मोनार्की और रिपब्लिक। ठीक है, अब बौद्ध साहित्य है हमारा अंगुत्तर निकाय, उसके अनुसार अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, इनमें जो है 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अब कौन कौन से 16 महाजनपद हैं, अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वज्जी है, मल्ल है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, अस्मक है, अवंती है, गांधार है और कंबोज है। बिहार के हिस्से का इलाका यानी पश्चिम बंगाल है, ये बिहार है, ये नीचे थोड़ा सा उड़ीसा का ले लिया गया है, जो इस समय बिहार झारखंड ये इलाका मगध का था। ठीक है, तो अब जरा दूसरे मैप में देखते हैं हम, थोड़ा सा और इसको समझ लें फिर हम आपको डिटेल समझाते हैं। तो इसके जो स्टेट्स थे, मतलब जो 16 महाजनपद था उसमें क्या क्या था, तो ज़रा देखते हैं। पहले 16 महाजनपद को हम देख लें। ये मगध एम्पायर है, तो ये देख रहे हैं आप, आपका ये राजगृह है। ठीक है, ये पूरा एरिया मगध का है, और ये नंद डायनेस्टी यहाँ पर थी, अजातशत्रु, बिंबिसार वो यहाँ पर थे मगध में, तो ये मगध का है पूरा इलाका। थोड़ा सा और देख लें मैप हम, ये देखिए मगध है, ये आपको मैप में दिख रहा है, ये मगध का इलाका है। ठीक है, मगध, अब मगध तो सबसे बड़ा था ही एम्पायर ये उस समय, 16 महाजनपद में सबसे बड़ा मगध ही था, तो मगध का उत्कर्ष ही हम पढ़ेंगे आज। तो मगध के अलावा देख लेते हैं हम और कौन से थे जो स्टेट थे उस समय, 16 जनपद जो थे, 16 महाजनपद जो बोले जाते हैं, 16 कौन कौन से थे, तो ये असाका है, नीचे से चले साउथ में असाका है। ठीक है, फिर अवंती है, चेत्या है, वत्स है, मगध है, मगध मेन था। ठीक है, काशी है, व्रज्जी है, अंग है, मल्ल है, कौशल है, पांचाल है, कुरु है, सुरसेना है, मत्स्य है, गांधार है और कंबोज है। ये इतने स्टेट थे, 16 महाजनपद। अब उन्हीं को ही पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ है ये आपने देख लिया। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अभी। ठीक, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं हिंदी में क्या है। तो ये जो आपका जो 16 महाजनपद हैं जिनको हम बता रहे हैं, तो वो ये है, तो ये पूरा आपका 16 महाजनपद है। अभी आपको मैप में हमने दिखा दिया। ठीक, बौद्ध ग्रंथों में इस समय के जो गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में इस समय जो गणराज्य थे, ये तो आपके राज्य थे जहाँ पर मोनार्की सिस्टम चल रहा था, वो ये था। अब उस समय गणराज्य भी चल रहे थे, यानी रिपब्लिक भारत में बहुत पुराना है, 600 BC से चला आ रहा है। तो उस समय क्या था, कपिल वस्तु के शाक्य थे गणराज्य में, रामगाम के कोली, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, पिपलीवन के मौर्य, सुषुमागिरी के भग्ग, अलकप के बुली। ठीक है, ये क्या थे, गणराज्य थे उस समय। ठीक, बुली थे, और कुशुपुत के कलाम और वैशाली के लिच्छवी, ये सब उस समय गणराज्य रिपब्लिक थे। अब देखते हैं अंग। अब एक एक हम अपना जो महाजनपद हैं 16, उसमें से एक एक जनपद को हम पढ़ते हैं। तो जो अंग था उस समय, इसकी राजधानी थी चंपा, मालिनी बोली जाती है, भागलपुर बिहार का इलाका है ये, चंपानगर जिसको आप कहते हैं आज के टाइम में। तो इसकी धरोहर के रूप में भी सुरक्षित है। ठीक है, अंग महाजनपद का विस्तार आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्रों में था। इस समय जो भागलपुर और मुंगेर है वहीं था, अंग महाजनपद वहाँ पर था। ठीक है, चंपा वास्तुकार महागोविंद था। चंपा का जो वास्तुकार था यानी आर्किटेक्ट जो था महागोविंद था। चंपा कला, संस्कृति, सभ्यता, व्यापार का केंद्र था, उस समय यहाँ पर ज़्यादा होता था। और मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया, बाद में अंग को जो था मगध में मिला लिया, तो मगध बहुत बड़ा स्टेट हो गया था उस समय। मगध देखते हैं, मगध के बारे में समझते हैं। दूसरा स्टेट है आपका मगध। मगध जो था इसकी राजधानी थी राजगृह, बिहार में पड़ती राजगृह। इसमें पटना और गया के आधुनिक जिले शामिल थे। यह तत्कालीन महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली था। उस समय जो महाजनपद थे सबसे शक्तिशाली था मगध। ठीक है, बुद्ध के पहले बृहद्रथ और जरासंघ मगध के शासक थे बुद्ध से पहले, और बुद्ध के समय बिंबिसार और अजातशत्रु ये इसके शासक हुए। अजातशत्रु बिंबिसार का लड़का था। ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। फिर तीसरा जो आपका स्टेट था वो थी काशी। इसकी राजधानी थी वाराणसी, जो इस समय बनारस है। कालांतर में कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया, कौशल में मिल गई थी बाद में। ठीक है, और काशी को काशाय तथा वाराणसेयक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चौथा आपका स्टेट था कौशल। कौशल जो है आधुनिक अवध क्षेत्र, यानी लखनऊ के इलाका जो है वो आधुनिक अवध क्षेत्र है, वो था कौशल। इसके अंतर्गत 3 प्रसिद्ध क्षेत्र अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती आते हैं इसके अंतर्गत। कौशल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। ठीक है, सरयू नदी मतलब 2 भागों में बांट देती थी, बीच से निकलती थी, 2 भागों में बढ़ गया। उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल के रूप में इसको सरयू बांटती थी। सरयू अयोध्या में बहती है, जानते ही आप लोग।
ठीक। फिर उत्तरी कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान सहेत महेत नामक ग्राम से की जाती है। दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। ठीक है। कौशल का राजा प्रसेनजित बुद्ध का समकालीन था। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु कौशल के अंतर्गत थी। ठीक है। शाक्यों की जो राजधानी थी कपिलवस्तु कौशल के अंतर्गत आती थी। इसकी पहचान आधुनिक सिद्धार्थनगर के पिपरहवा से की जाती है। जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है इस समय उत्तर प्रदेश में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर है सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, तो वहीं पर पिपरहवा से की जाती है। वज्जी, वज्जी को जरा देखते हैं। ये वज्जी है, गंगा के उत्तर में स्थित तिरहुत प्रमंडल में वज्जी का राज्य था। 8 कुलों का संघ था। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और इस संघ में लिच्छवी, विदेह और ज्ञानिक महत्वपूर्ण थे। अगला स्टेट आपका था मल्ल। मल्ल जो था पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित मल्ल गणराज्य 2 हिस्सों में था। एक की राजधानी थी पावा और दूसरे की राजधानी थी कुशीनगर। ठीक है। एक की राजधानी थी पावा, दूसरी की थी कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध तथा पावा में महावीर को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है। महात्मा बुद्ध को जो परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में और महावीर स्वामी को पावा में। ठीक है। महानिर्वाण प्राप्त हुआ, आप पढ़ेंगे ही और एग्जाम में पूछा भी जाता बहुत। फिर अगला जो आधुनिक बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, इसकी राजधानी शक्तिमती थी। चेदी का राजा था। शिशुपाल जो था वो चेदी का राजा था। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम और देखते हैं। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है। जातकों में वर्णित सोतवती ही शक्तिमती है। ठीक है। अगला था वत्स स्टेट। पुराणों के अनुसार राजा निच्छू ने यमुना के तट पर तब अपने राज्य की स्थापना की थी जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया था। हस्तिनापुर महाभारत में, रामायण में इसका वर्णन आया है हस्तिनापुर का। ठीक है। वत्स जनपद आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। अवंती से इसका संघर्ष चलता रहता था। ठीक है। वत्स का बुद्ध के समय यहाँ पौरव वंश का शासन था और यहाँ का शासक था उदयन यहाँ का शासक था। फिर आ जाते हैं कुरु। नेक्स्ट आपका स्टेट है कुरु। यह दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के समीप का क्षेत्र था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जातक कथाओं में सुत, सोम, कौरव और धनंजय कुरु के राजा माने गए हैं। ठीक है। 10वां था पांचाल। पूर्व वैदिक कालीन तुर्वस और क्रीवी जन ने मिलकर उत्तर वैदिक काल में पांचाल जनपद का निर्माण किया। ठीक है। पांचाल का उल्लेख जो है कुरु जनपद के साथ होता है। शतपथ ब्राह्मण जो है में पांचाल और कुरुओं को वैदिक सभ्यता का 2 सर्वश्रेष्ठ केंद्र कहा गया है। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिले में पांचाल जनपद पड़ता है। पांचाल चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का महान शासक था। पांचाल राजाओं में एक वराहण जयबाली अपने समय का महान विद्वान भी हुआ है। ठीक है। इसकी 2 शाखाएं उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक है। इस समय अहिच्छत्र बरेली है और काम्पिल्य जो है फर्रुखाबाद को बोला जाता है। ठीक है। फर्रुखाबाद इस समय का लेटेस्ट जो है वो था। फिर अगला स्टेट था आपका मत्स्य। 11वां स्टेट था आपका मत्स्य। मत्स्य जो था आधुनिक अलवर, भरतपुर, जयपुर राजस्थान में जो क्षेत्र है वो आता है। इसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है। जयपुर के विराट नामक गांव से थी। यह एक राजतंत्रात्मक राज्य था। यहाँ पर मतलब मोनार्की सिस्टम था। सूरसेन, अगला जो स्टेट है वो सूरसेन आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र आता है, मथुरा के आसपास का इलाका है। इसका शासक बौद्ध काल में अवंती पुत्र था। इसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है। महाभारत में मथुरा पर शासन करने वाला वंश था यदुवंश। ठीक है। मथुरा में जानते ही हैं कृष्ण जी थे, यदुवंश शासक था, वहाँ पर शासन था। फिर नेक्स्ट 13वां जो था अश्मक। अश्मक जो था ये आपका जो था गोदावरी तट पर था। इसकी राजधानी थी पोटली। अश्मक के राजा थे इक्ष्वाकु वंश के थे। यह दक्षिण भारत में स्थित इकलौता महाजनपद था। अश्मक जो था साउथ इंडिया में केवल एकमात्र था। अभी मैप में आपको दिखाया भी था। कालांतर में अवंती में इसका विलय हो गया। अवंती 14वां था आपका। आधुनिक मालवा जो है वो इलाका था इसका और यहाँ पर है वंश का शासन चलता था। विंध्य पर्वत के कारण पश्चिमी भारत का यह महाजनपद 2 भागों में, उत्तरी दक्षिणी भागों में बटा हुआ था। ठीक है। जो उत्तरी था उसकी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी था महिष्मती इसकी राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट था 16वां जो महाजन 15वां था गांधार। इसमें आधुनिक पाकिस्तान, रावलपिंडी, पेशावर वाले इलाके आते हैं। अफगानिस्तान का इलाका आता है। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला आप जानते हैं, तक्षशिला में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी है। ठीक है। तक्षशिला जो था इसको जो बनवाया था और इसका जो वो था लक्ष्मण सेन उसने बनवाया था तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय था। कौशल नरेश प्रसेनजित और बिंबिसार। प्रसेनजित, बिंबिसार, राजवैद्य, जीवक तथा महाभारत के मैकियावेली चाणक्य ने तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की। चाणक्य यहीं पढ़ा था, फिर नालंदा में आकर टीचर बन गया था वो। ठीक है। फिर चाणक्य की हिस्ट्री जानते आगे पढ़ेंगे। 16वां था कंबोज। उत्तरापथ में स्थित था। वर्तमान समय में ये राजौरी हजारा जिले में है। कंबोज महाजनपद स्थित है और इसकी राजधानी थी द्वारिका थी। इसी राज्य में पड़ती है। ठीक है। आपका बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल, वत्स, अवंती और मगध जैसे 4 महाजनपद बड़े राज्यों के रूप में उभरे। कौशल, वत्स, अवंती और मगध ये 4 ही बड़े स्टेट बाद में उभरे 16 में से। ठीक है। शाक्यों, मल्लों और कोलिये पर अपनी सर्वोच्च स्थापित कर तथा काशी को जीत कर कौशल महान बना। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ महाकौशल तथा उसका पुत्र प्रसेनजित राज करते थे। आधुनिक अवध की ही कौशल था। वत्स पर उदयन राज करता था जो भारत वंश का था। इसे प्रघोद की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण किया था इसने। ठीक है। इसी उदयन का भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्ता
में उल्लेख किया है। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और यहाँ का शासक था चंडप्रगोत। ठीक, अब आ जाते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध मेन स्टेट था, तो मगध का उत्कर्ष देखते हैं 600 बीसी से लेकर 323 बीसी के बीच में हुआ था। 16 महाजनपद में 4 प्रमुख शासक हुए हैं और वो थे आपका बिंबिसार, प्रसेनजित, चंद्रप्रगोत और वत्सराज उदयन। अपने अपने क्षेत्रों के विस्तार के लिए संघर्ष थे लंबे, इन्होंने सीमाओं का विस्तार बहुत किया था। भारत के इतिहास में ये मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। मगध का जो प्रथम उल्लेख है अथर्ववेद में मिलता है। मगध की भौगोलिक स्थिति इसके उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान थी। इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी बहुत अच्छी थी। इसकी राजधानी राजगृह थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और गिरि दुर्ग था। वहीं पर जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, 3 नदियों से घिरी होने के कारण जल दुर्ग था वहाँ पर। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी आजकल पटना इस समय का। ये नदियाँ मगध को जो थी जल मार्ग की सुविधा भी देती थी और लौह अयस्क प्राकृतिक संसाधनों से युक्त थी। ठीक है, यहाँ पर कृषि वगैरह बढ़िया होती थी, इसीलिए लोग यहाँ पर शासन करना चाहते थे, साम्राज्यवादी नीति अपना। यहाँ पर मगध को बहुत वैदिक साहित्य में अपवित्र माना गया है। मगध को जो है वैदिक साहित्य में तो अपवित्र माना गया और मगध के निवासियों को व्रात यानी पतित कहा गया, क्योंकि मगध काफी समय तक आर्यों के सांस्कृतिक प्रभाव से बाहर रहा। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में वृद्धरथ वंश का शासन था। इसकी राजधानी राजगृह थी, यानी जिसको कहते हैं गिरिव्रज, इसकी राजधानी थी। ठीक है, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश यानी पहला शासन जो स्टार्ट हुआ, यानी इंडिया का, भारत का पहला जो शासन था यानी वंश था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश पहला वंश था, यानी वंशवाद यहीं से स्टार्ट हुआ, हर्यक वंश से। इसका पहला राजा था बिंबिसार, 344 से 492 ईसा पूर्व में रहा। 492 से 344 तक ये रहा था हर्यक वंश करीब। ठीक है, उल्टा है ये लिखा, 492 से 344 बीसी। बिंबिसार को शिशुनाग वंश का मानते हैं। पुराणों में जो है बिंबिसार को माना गया शिशुनाग वंश का है, लेकिन बौद्ध साहित्य है उसमें कहा गया ये हर्यक था, हर्यक वंश का। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। इसमें क्या होता था, हर लड़का अपने बाप को मार देता था, उसके बाद शासन स्टार्ट करता था, तो पितृहंता यानी पिता को मारने वाला। ठीक है, बिंबिसार मगध की महानता का संस्थापक था। बिंबिसार जो था मगध का संस्थापक था एक तरीके से माना जाए, महानता का। ठीक है, इसे जैन ग्रंथों में श्रोणी या श्रोणिक भी कहा जाता है। इसे अंग के राजा बृहदत्त को जीतकर उसका शासन पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। ठीक है, बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजित की बहन कौशल देवी थी। कौशल देवी के साथ बिंबिसार को दहेज में काशी मिला था, काशी इनको दहेज में मिला था। बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना और तीसरी जो थी वो क्षेमा। ये लोग कई शादियां इसलिए करते थे कि अपनी सीमाओं का, अपने मतलब राज्य का विस्तार करते थे, ताकि शादी कर लेंगे तो रिश्तेदारी बढ़ जाएगी और हमारा क्षेत्र बढ़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा और करते थे। 3 शादी की थी। ठीक है, बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को उसके यहाँ चिकित्सा हेतु भेजा। कहाँ पर, प्रगोत को पीलिया हो गया था वहाँ पर भेजा था। अवंती का शासक था प्रगोत। जीवक राजगृह की प्रसिद्ध गणिका सालवती का पुत्र था। ठीक है, प्रसिद्ध जैन साहित्य उत्तराध्यान सूत्र में बिंबिसार को राजाओं का सिंह कहा जाता है, यानी बिंबिसार को राजाओं का यानी किंग ऑफ किंग बोला जाता है, राजाओं का राजा कहकर पुकारा गया है। मगध की प्राचीन राज्य गिरिजवंश के स्थान पर उसे राजगृह को राजधानी बनाया। ठीक है, राजगृह का निर्माणकर्ता जो था महागोविंद था, इसका वास्तुकार जो था महागोविंद था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसने वेणुवन उद्यान बौद्धों को दान दिया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, जिसे कुड़ी भी कहा जाता है, अपने पिता की हत्या कर दी, यानी अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और फिर शासक बन गया। अजातशत्रु जो था, कौशल नरेश प्रसेनजित ने अजातशत्रु का सामना किया, किंतु अजातशत्रु जो था इसकी विजय हुई थी, ये जीता था। प्रसेनजित की पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया गया। जब ये लोग जीत लेते थे तो उनकी पुत्री से विवाह कर लेते थे ज़्यादातर राजा उस समय के जो हुआ करते थे। ठीक है, अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों को पराजित कर उन्हें मगध में मिला लिया। वैशाली के साथ युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का पहली बार प्रयोग किया था। रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र गांव में एक दुर्ग बनवाया जो कालांतर में पाटलिपुत्र नगर के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु और इसी पर एक स्तूप भी बनाया था। बुद्ध के क्या थे 8 अवशेष, उनके ऊपर स्तूप बना था। तो कहाँ कहाँ बना था, तो जरा हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जो 8 स्तूप बने हैं वो मगध में बनाया, अजातशत्रु ने बनाया था, वैशाली में लिच्छवी ने बनाया था, कपिलवस्तु में शाक्य ने बनवाया था, अलकप्पा में बुलिया ने बनवाया था, रामागम में कोली ने बनवाया था, बेदद्वीप में एक ब्राह्मण ने बनवाया था, पावा में मल ने बनाया, कुशिनारा में भी वल्ले ने बनवाया था। अजातशत्रु का उदयन था, इसका पुत्र 460 से लेकर 444 बीसी के बीच में गंगा और सोम तट पर एक नगर बनवाया था, जिसकी नींव पाटलिपुत्र में दुर्ग के रूप में अजातशत्रु ने डाली थी। ठीक है, उदयन ने जो था अजातशत्रु की हत्या कर दी और उदयन यहाँ का शासक बन गया। ठीक है, तो सभी लोग पितृहंता वंश बोले जाते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और उसका जो पुत्र था अजातशत्रु, ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे ये लोग। उसके बाद फिर क्या हुआ, शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश जो था, हर्यक वंश के अंतिम शासक था नागदशक को अमात्यों और मंत्रियों ने गद्दी से उतारकर अमात्य शिशुनाग को राजा बना दिया। शिशुनाग राजा बन गए। वैशाली को अपनी राजधानी बनाई शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने अवंती की बची कुची शक्ति को तोड़कर अवंतीवर्धन को पराजित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जिसको काकवर्ण भी बुलाया था। कालाशोक ने स्थायी रूप से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कालाशोक के समय में ही हुई थी। कालाशोक के बाद
जो था नंदवंश आपका जो था खत्म हो गया, और मेन काल अशोक ही शासक था उसका। नंदवंश शिशुनाग वंश खत्म हो गया, उसके बाद नंदवंश आया। नंदवंश में महापद्म नंद जो था उसने शिशुनाग वंश का अंत करके और नंदवंश की स्थापना की। ठीक है, महापद्म को अखिल छत्रांतकारी सर्व छत्रांतकारी एक राड भी कहा जाता है, महापद्म नंद को प्रथम चक्रवर्ती राजा भी कहा जाता है। हाथी गुफा लेख में नंदराज का उल्लेख मिलता है। ठीक है, महापद्म नंद। नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को जो था चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसको खत्म करवा दिया, यानी इसका घनानंद को समाप्त करके और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। यानी मौर्य वंश साम्राज्य की नींव डाली थी किसने? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को मार करके, ठीक है, परास्त करके, यानी घनानंद को परास्त करके। ठीक, इसी बीच भारत पर जो है विदेशी भी आक्रमण हुए। तो ये आपका इतना जो था ये आपका मगध का उत्कर्ष था। मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ाया था, ये आपका था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम लगाते हैं, जरा एमसीक्यू करते हैं। मगध के उत्कर्ष से एमसीक्यू लगाते हैं। तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो कहे थे? चांदी के थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ जाते हैं। 16 महाजनपद में के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। ठीक है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा किया गया था? तो वो था उदयन के द्वारा। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे है? तो उज्जैन से है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक जो स्टार्ट किया गया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में किसका बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो आपका अंगुत्तर निकाय में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है कहाँ पर थी? अहिच क्षेत्र में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी किसकी थी? शक्तिमती थी चेदी की। चेदी की राजधानी थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? अस्मक था। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखते हैं, मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, राजगृह, जिसको बोला जाता है राजगृह, गिरिव्रज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक मगध की राजधानी नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो ये था अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के समय अपने पिता की हत्या कर दी थी? तो हत्या की थी आपका अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या की थी उदयन ने। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्तरदायी था तो वो था अजातशत्रु। ठीक है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ था? तो वो था आपका शिशुनाग। शिशुनाग के समय में इसका विस्तार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है काल क्रम कौन सा सही है। तो इसमें सबसे पहले आपका था हर्यक वंश, फिर आपका आया शिशुनाग वंश, ठीक है, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। ठीक, तो ये इस तरीके से इसका क्रम है। और ये शुंग वंश लिखा हुआ है तो इसमें तो क्रम चेंज हो जाएगा। हर्यक वंश पहले आया, फिर आपका नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, फिर आपका शुंग वंश है। शिशुनाग नहीं, शुंग वंश है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य कौन था? प्रसिद्ध वैद्य जो था आपका प्रसिद्ध वैद्य जीवा किसके दरबार में गया था? बिंबिसार के दरबार में गया था। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो ये थे, और ये आपका डिटेल थी। मगध का उत्कर्ष आपको बता दिया मगध के बारे में, और हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। ठीक है, इसके एमसीक्यू देख लीजिएगा आप, एग्जाम में पूछे जाते हैं।